तो धारा 58 में बंधक की परिभाषा है, इसके अलावा इसके पक्षकारों की परिभाषा है, बंधक धन की परिभाषा है और बंधक विलेख की परिभाषा है। इन शब्दों को सबको परिभाषित किया गया है धारा 58 में। कौन से शब्द परिभाषित हैं, ये तो आप कंपटीशन अगर कभी देंगे तो ऐसे पूछा जाता है, वरना सामान्यतः आप लिखेंगे कि बंधक इस धारा में परिभाषित है। तो बंधक क्या है? बंधक अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो उधार लिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को, या फिर ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो सिंपल, उधार जो चीजें ले रहे हो उसके बदले में हम गारंटी दे रहे हैं। कैसी संपत्ति की? अचल संपत्ति की। एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने जैसे प्रत्याभूति की संविदा पढ़ी, उसमें हम गारंटी संव्यवहार की दे रहे थे। यहां आप उधार कोई संव्यवहार कर रहे हो और उसके बदले में अचल संपत्ति प्रतिभूत के तौर पर दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो। तो जब अचल संपत्ति की गारंटी आप दोगे तो ऐसी अचल संपत्ति का जो संव्यवहार है उधार के बदले में, वो बंधक कहलाएगा। इससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे गिरवी, और गिरवी सामान्यतः सब लोग जानते हैं। गिरवी और बंधक एक जैसा ही संव्यवहार है, लेकिन एक नहीं है। गिरवी भी आप उधार के बदले ही गारंटी देते हैं और बंधक में भी उधार के बदले ही। अंतर क्या है? अंतर है आपकी संपत्ति का। गिरवी में जो गारंटी देते हैं वो चल संपत्ति होती है और बंधक में अचल संपत्ति। सामान्य आम भाषा में हम लोग गांव में भी जब लेन देन करते हैं तो कहते हैं हमने मकान गिरवी डाल दिया, खेत गिरवी डाल दिया, है ना, मोटरसाइकिल गिरवी डाल दी। वो गिरवी नहीं होता है, वो क्या होता है? बंधक। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कानून की, तो टेक्निकल शब्द हम लोग यूज नहीं करते। जैसे हम बलवा को दंगा यूज करते हैं, व्यापरण को अपहरण यूज करते हैं, ऐसे यहां भी हम बंधक को गिरवी यूज करते हैं। तो बोलचाल में हम चीजों को गलत बोलते हैं क्योंकि समझते नहीं है। बंधक आप तब बोलेंगे जब आप उधार के बदले में अचल संपत्ति की गारंटी देंगे, और गिरवी आप तब बोलेंगे जब उधार के बदले में चल संपत्ति की गारंटी देंगे। अब चल और अचल दोनों चीजों की परिभाषा आपको आनी चाहिए। यहां टीपीए में जो परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी है, फिलहाल अचल संपत्ति आप समझ लीजिएगा। तो बंधक क्या हुआ? अचल संपत्ति में हित का अंतरण। और हित, देखो ये हित का अंतरण है। कौन से हित का अंतरण हो रहा है? सीमित हित। मैंने आपको दो तरह के हित बताए, सीमित और निहित। सीमित हित में आप केवल दो अधिकार पाते हैं। अगर ये अंतरण होता है तो सीमित हित में आप जो संपत्ति है अचल, उस पर कब्जा करेंगे और उपभोग करेंगे। केवल दो अधिकार मिलेंगे आपको, सारे अधिकार नहीं मिलते। निहित हित में पांचों अधिकार मिल जाते हैं। आप चाहो तो उसमें आग लगा देना, वो संपत्ति आपकी हो जाती है। निहित का मतलब आपको मालिकाना हक उसमें अंतरित हो जाता है, और सीमित हित में मालिकाना हक अंतरित नहीं होता, केवल आप उस संपत्ति पर कब्जा करोगे और उसका उपभोग करोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति किसी और की है, वो आपकी नहीं है। संपत्ति को बंधक रख लेने मात्र से संपत्ति आपकी नहीं हुई। तो केवल उपभोग करना और कब्जा करना। उपभोग तभी करोगे जब कब्जा होगा। तो ये केवल दो अधिकार आपको बंधक में मिलते हैं। आम बोल भाषा में बहुत सारे नाम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसमें
मिल जाएंगे, लेकिन गिरवी इसको नहीं बोलेंगे। अब आप लोग आगे से, बाकी तो सब बोलेंगे ही, आपको जानकारी होनी चाहिए गिरवी केवल चल संपत्ति की गारंटी दोगे तब बोलोगे। आपको 1000 रुपया चाहिए, आपने बदले में मोबाइल दे दिया, घड़ी दे दी, ये गिरवी है। आपने ज्वेलरी जो हम लोग देते हैं वो गिरवी है। लेकिन जब आप मकान बैंक के पास रखेंगे तो उसको बंधक बोलेंगे, ठीक है, गिरवी नहीं बोलेंगे। बंधक में 2 पक्षकार होते हैं, एक बंधक कर्ता और एक बंधक दार। बंधक करने वाला बंधक करता और जिसको बंधक करेंगे वो बंधक दार। तीसरा, बंधक धन। बंधक धन में हम उधार ले रहे हैं, तो उधार जो ले रहे हैं उस उधार में जब आप पेमेंट करेंगे तो मूलधन होगा और ब्याज होगा। ये 2 चीजें जब मिलकर बनती हैं, जैसे आप गणित में पढ़े थे मिश्र धन, तो बंधक धन बराबर मिश्र धन, यानी कि आपने मूलधन लिया, जितना उधार लिया उसमें ब्याज जोड़ देंगे, तो मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर जो धन आएगा वो बंधक धन कहलाएगा। इसके बाद बंधक विलेख। बंधक विलेख का मतलब है ऐसा विलेख जिस पर बंधक लिखा गया है, जो बंधक के संबंध में तैयार किया गया हो वो बंधक विलेख। विलेख का मतलब वहां उस रिटर्न से है, उस दस्तावेज से है जिस पर बंधक संबंधी कोई बात, यानी कि जो सीमित हित है, जो हित का अंतरण है, जिस विलेख के द्वारा किया गया है वो बंधक विलेख। तो ये शब्द जो है आपको टीपीए की 58 धारा में परिभाषित मिलेंगे। इन शब्दों में कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ गए? फिर आता है बंधक के प्रकार। तो बंधक के प्रकार में बंधक के प्रकार मिल जाएंगे और वहां से सवाल आ जाएगा। अब बंधक के प्रकारों में कोई एक सवाल पूछ सकते हैं या फिर साधारण आपसे बंधक के प्रकार को पूरा पूछ लेंगे। एक प्रकार भी एक सवाल बनता है, इतना बड़ा है। तो बंधक के प्रकार जो है, नंबर 1 सादा बंधक। सादा बंधक यानी कि सिंपल मॉर्गेज। ये बंधक क्या है असल में? इस बंधक में जो व्यक्ति उधार ले रहा है वो अपनी पर्सनल जिम्मेदारी पर लेता है, संपत्ति पर कब्जा नहीं देता है। कोई डीड ऐसी, जैसे सेल डीड वगैरह है, ऐसे कोई डीड तैयार नहीं करता है। वो व्यक्ति इस बंधक के बदले में जो गारंटी दे रहे हैं, जो बंधक धन है, उसके संदाय, उसके पेमेंट की गारंटी उसकी व्यक्तिगत होती है, संपत्ति बदले में गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे बंधक को सादा बंधक कहा जाता है। तो जिस बंधक में बंधक धन संदाय करने की गारंटी उसकी व्यक्तिगत हो, वो व्यक्तिगत तौर पर आबद्ध हो, वो बंधक सादा बंधक। सादा में जमीन अमीन का कोई लोचा नहीं होता, यानी कि वो संपत्ति जो बंधक कर रहे हो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर दूसरा बंधक आएगा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। सशर्त का मतलब शर्त के साथ। किसकी शर्त है? विक्रय की, यानी बेचने की। तो विक्रय की शर्त लगाकर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? बंधक कर रहा है। तो यहां बंधक में कंडीशन लगा दिया, और कंडीशन किसकी लगाया? सेल की। और इसमें यह शर्त लगाता है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बंधक रखता है और बदले में उधार लेता है, तो उस करार में, उस लेन देन में यह शर्त लगाता है एक निश्चित समय में आप बंधक धन का भुगतान कर दोगे। इसमें समय निश्चित रहता है, ध्यान रखना, समय पहले से तय हो जाएगा कि आप इसका भुगतान कब करोगे। और इसके साथ दूसरी शर्त लगी होती है कि अगर आपने इस समय में बंधक धन का भुगतान नहीं किया तो यही बंधक डीड जो है ये सेल डीड में तब्दील हो जाएगी। यानी इसी बंधक
डीड को, बंधक विलेख को जो करार किया है, इसी को विक्रय पत्र में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसको आम भाषा में इस समय चलन में आपके मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं एग्रीमेंट करा लिया, आम भाषा लोगों के चलन की, लेकिन आप लोगों के लिए एग्रीमेंट का मतलब करार है। करार संविदा नहीं होती, ठीक है, लेकिन चलन में यही है कि मैंने जो है पैसा दिया, एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ सेल डीड से ही है, और ये सेल डीड जो है वो सशर्त विक्रय की है। ध्यान रखो, अगर उधार धन समय के अंदर जो तय सीमा है उसके अंदर अगर बंधक धन चुकता कर दिया गया तो ये बंधक समाप्त हो जाता है, वो डीड स्वतः समाप्त मानी जाएगी। अगर उसने समय के साथ ये पैसा यानी कि बंधक धन चुकता नहीं किया तो फिर वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और उस बंधक को सेल डीड में तब्दील करा सकता है न्यायालय के आदेश से। अगर वो चाहे भी कि मैं नहीं बेचना चाहता तो न्यायालय ऐसे बंधक पत्र को विक्रय पत्र में तब्दील करने का आदेश दे सकता है, और जो अंतर की राशि है उस राशि को न्यायालय में जमा करके और विक्रय पत्र जारी हो जाएगा। मतलब वो आदेश दे देगा कि आप विक्रय कर दीजिए, पैसा जमा कर दीजिए, वो पैसा उसको जो भी बंधकदार होगा उसको दे दिया जाएगा। तो सामान्यतः जो गांव में हमारे समाज में जो लोग बंधक यानी उधार पैसा देते हैं, बदले में अचल संपत्ति को लिखवा लेते हैं, वो यही बंधक है। गिरवी तो सामान्यतः सब लोग बोलते ही हैं, और भी अलग अलग चलन हैं नामों के। तो अचल संपत्ति जब आप गिरवी डालोगे और उसके बदले पैसा लोगे, धन लोगे, तो उसको बंधक कहा जाएगा। और अगर यही बंधक बिक्री के नाम पे कि अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो बेनामा करा लेना, मैं आम बोलचाल में आपको समझा रहा हूं। तो जब इस शर्त पर अगर कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है और अपनी अचल संपत्ति गिरवी डाल रहा है तो ये वाला बंधक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। मैं गिरवी शब्द यूज कर रहा हूं केवल आपके समझने के लिए, लेकिन टेक्निकल शब्द बंधक है। चल संपत्ति जब आप गारंटी में दोगे तो गिरवी, और अचल संपत्ति गारंटी में दोगे तो बंधक। इतना ध्यान रखना आप। इसके बाद आपको मिलेगा भोग बंधक। अब भोग बंधक आप जान रहे हो, और भोग लगाना, खा लेना, चीजें खत्म कर देना, है ना भाई। भोग का क्या है, आप भगवान को भोग लगाते हो तो इसका मतलब जो चीज वहां रखी है वो खत्म, हड़प गए। तो ये भी एक बंधक का तरीका है। तो यहां क्या है, इस भोग बंधक में बंधकदार को संपत्ति दे दी जाती है। यही वाला देखो, पहले ही आप ध्यान रखो, हित का अंतरण कैसा हो रहा है, सीमित। तो संपत्ति देने का मतलब यहां दो ही चीजें दी जाएंगी उसमें। मकान कह दिया कि आप मकान का भोग कर लो, अब इसमें चाहे वो एजेंसी खोल दे, चाहे किराए पे लोग रखे, चाहे कुछ भी करे। खेत दे दिया तो ये जोत लो, आप फसल पैदा कर लो उतने समय तक। जितना पैसा है उधार लिया हुआ और उसका जितना ब्याज तय किया आपने, उन दोनों चीजों को जोड़कर आप उसका उपभोग करिए, और जितने समय में आपका पैसा चुकता हो जाए समझो बंधक खत्म। जैसे आप अगर खेत की बात कर लो, अब जैसे यहाँ 5,000 रुपए बीघा खेत जो है 1 साल के लिए बंधक रखा जाता है। खेती करने का आपको सीमित अधिकार दे दिया, 5,000 रुपया 1 साल, और आपने 50,000, 1 लाख, 10 लाख जैसे लिए, आपने उस हिसाब उस अनुपात में उसको अपनी खेती दे दी। तो अब जैसे 10 बीघा दे दिया तो 10 बीघा खेत का 1 साल में 50,000 हो गया। तो आप जिस अनुपात में वो पैसा लिए हैं उसी अनुपात में हर साल उसके 50,000 ये इधर से माइनस होते जाएंगे। आप अपना बंधक धन जोड़ लो,
जितना पैसा और उसका ब्याज टोटल हुआ है, उस टोटल को आप जोड़ते जाइए और माइनस करते जाइए। जिस दिन माइनस हो जाएगा उस दिन बंधक समाप्त। पैसा अलग से दोबारा उसे नहीं देना है, आप उस संपत्ति का भोग करिए, अपने उपभोग में ले लीजिए और उपभोग में लेके आप अपना बंधक धन माइनस करते जाइए, घटाते जाइए। जिस दिन घट जाए, शून्य पर आ जाए, उस दिन हमारी संपत्ति छोड़ देना। तो इसको कहते हैं भोग बंधक। इसका आपके क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकता है, आपके यहाँ जैसा भी नाम चलता हो इस बंधक का, लेकिन हम लोग इस भाषा में इसको भोग बंधक कहेंगे। हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा अंग्रेजी बंधक। तो ध्यान दो, अंग्रेजी बंधक, अंग्रेजी बंधक सादा बंधक की तरह ही होता है, लेकिन ये केवल सादा नहीं होता, इसमें मिक्सचर होता है। सादा बंधक में आप क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे रहे थे, तारीख तय नहीं थी। इसमें तारीख भी तय रहती है, दो का मिश्रण है, इसलिए अंग्रेजी बंधक। इसमें जो आप धन ले रहे हो उसको निश्चित तारीख को संदाय करने के लिए व्यक्तिगत गारंटी होती है। तो दो चीजें हो गई, व्यक्तिगत गारंटी आप यहां भी ले रहे थे लेकिन तारीख तय नहीं थी, यहां तारीख तय है। इसके बाद फिर आता है आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। निक्षेप बोले तो जमा करना, नाम से ही बंधक की परिभाषा समझ में आ रही है, ध्यान दो। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। बंधक आप जान रहे हो, बंधक का मतलब आपने उधार पैसा लिया, बदले में अचल संपत्ति गारंटी दे दी। अब यहां अचल संपत्ति गारंटी नहीं दे रहे, गारंटी तो अचल संपत्ति की है लेकिन संपत्ति पे कब्जा नहीं दे रहे। किस पर दे रहे हैं, विलेख। उस संपत्ति के जो कागजात हैं विलेख, उन पर हक दे रहे हैं। और कैसे करके, जमा करके। तो जो संपत्ति के कागज हैं उनको आप दे दोगे। यहां कब्जा किस पर दिए, संपत्ति पर नहीं, उन कागजातों पर जिनपे हक लिखा है। और ये बंधक जो है, जो बैंक के माध्यम से आप बंधक करते हैं अपनी अचल संपत्ति का, बैंक आपके मकान पर, अपनी अचल संपत्ति पर कब्जा नहीं करती, उस संपत्ति के कागजात अपने पास जमा कर लेती है। ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ऐसी बंधक जिसमें उस संपत्ति के विलेख को जमा कर दिया जाता हो गारंटी के तौर पर, वो हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक। और इसके बाद एक बंधक आपका बचा है जो है विलक्षण बंधक। विलक्षण मतलब गजब की प्रतिभा, या तो बिना लक्षण का या कई लक्षण। तो कुलक्षण मतलब बिना लक्षणों के, और ये विलक्षण है तो इसका मतलब इसमें कई अच्छी प्रतिभाएं छिपी होंगी। तो यहां भी इसके नाम से देखो, सामान्य आम बोलचाल में भी किसी अच्छे बच्चे को कहा जाता है कि यार ये बच्चा बहुत विलक्षण है, इसका मतलब उसमें गजब की प्रतिभाएं हैं, कई खूबियां हैं। ये विलक्षण वही बंधक है, इसमें भी अपना कुछ नहीं होता क्योंकि ये सारे बंधक हैं और ये इसका कोई नाम ही नहीं, विलक्षण है। तो इन्हीं बंधकों में से मिलकर ये बंधक बन जाता है। इसमें अपना लक्षण नहीं है, इनमें से एक से ज्यादा बंधकों को जोड़कर उनके कुछ कुछ खूबियां ले लेता है और एक बंधक का निर्माण कर देता है, इसलिए इसका नाम विलक्षण बंधक। तो ऐसा बंधक अगर आपको जब लिखना पड़ेगा तो ऐसा बंधक जो सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेख बंधक नहीं है, वो कौन सा बंधक है? इन बंधकों में से ही दो या दो से अधिक बंधकों की खूबियां जोड़कर ये बंधक बन जाता है। तो ये बंधक के प्रकार थे, इनमें आप बंधक के प्रकार लिख देंगे। जो बंधक आए
उस बंधक के बारे में लिख देंगे। बंधक का अर्थ, आवश्यक तत्व की हेडिंग बनाकर लिखेंगे। तो उसमें आपको बता ही दिया मैंने, अचल संपत्ति में हित का अंतरण, यह हेडिंग आपकी जरूरी है। अचल संपत्ति स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। बंधक का उद्देश्य लिख देना, क्योंकि कर्ज के प्रति आप प्रतिभूति दे रहे हो, तो कर्ज में गारंटी दे रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये सब बंधक धन वगैरह जो हम लोग पहले हेडिंग डाले थे, बंधक धन, बंधक विलेख, बंधकदार, बंधककर्ता, ये सब हेडिंग डाल के आपका एक सवाल वहां तैयार हो जाएगा। बंधक और विक्रय में अगर अंतर आए तो ध्यान रखो, बंधक में मैंने कैसा अधिकार दिया? सीमित, जिसमें केवल 2 अधिकार मिले आपको, उपभोग करने का और कब्जा करने का। संपत्ति में आप क्या करते हो? हक का अंतरण होता है। यहां हित का अंतरण हुआ, वहां हक का अंतरण होता है। सीधे टाइटल ही चेंज होता है। जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति में बदले में प्रतिफल देते हैं, और यहां हम उधार ले रहे हैं, प्रतिफल के रूप में नहीं ले रहे। तो जब संपत्ति को आप विक्रय करेंगे तो स्वत्व का अंतरण होता है, मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है, और यहां केवल हक का अंतरण होता है। और हक कौन सा? सीमित, जिसमें केवल व्यक्ति कब्जा करेगा और उसका उपभोग करेगा। जैसा प्रकार होगा वैसे प्रकार से उसका उपभोग कर लेगा। अब इसमें 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो मिलेगा मोचन का अधिकार और दूसरा मिलेगा पुरोबंध का अधिकार। ये 2 शब्द आपको नए मिलेंगे, इनको आप समझ लेंगे तो पूरा बंधक फिर आपको समझ में आ जाएगा। मोचन का अधिकार और पुरोबंध का अधिकार। ध्यान दो, मोचन शब्द का आप मतलब सुने तो हैं ही, मतलब भले चाहे ना निकाल पाए। मोचन अधिकार समझ में आ रहा है, आपका अधिकार है। मोचन का मतलब संकट मोचन नाम सुना है? संकट का मतलब कष्ट, दुख, दर्द, और मोचन का मतलब छुड़ाने वाले। तो जो संकट से आपको छुड़ा दे वो संकट मोचन। तो अब बंधक भी तो एक संकट ही है, मोचन मतलब छुड़ाना। अब यहां चूंकि बंधक कैसा है? संपत्ति। बंधक किसका है? संपत्ति का। तो यहां मोचन का मतलब क्या? संपत्ति को छुड़ाना। एक सिंपल सा ध्यान रख लो, आपने संपत्ति बंधक की, बदले में पैसा ले लिया, तो जिस व्यक्ति ने संपत्ति पर आपकी कब्जा किया है, क्या वो व्यक्ति चाहेगा कि आपकी संपत्ति छोड़े? नहीं चाहेगा। तो यही अधिकार उस संपत्ति को छुड़वाने का अधिकार है। मोचन मतलब छुड़ाना, मुक्त कराना। तो ये जो मोचन का अधिकार है, उस बंधक संपत्ति को मुक्त कराने का अधिकार है। और इसका उल्टा जो है वो पुरोबंध का अधिकार है। पुरोबंध बोले तो बांध कर रखना। तो एक अधिकार किसका है? जो बंधक संपत्ति कर रहा है, और एक उसका है जो संपत्ति के बदले उधार कर्ज दे रहा है। तो अब जो कर्ज ले रहा है वो संपत्ति को छुड़ाना चाहेगा, और जो कर्ज दे रहा है वो संपत्ति को बांध के रखना चाहेगा। तो यहां जो अंतरक है, बंधक करता वो चाहेगा मेरी संपत्ति छूट जाए, और यहां जो अंतरिती है, बंधकदार, वो चाहेगा कि संपत्ति मेरे कब्जे में हमेशा रहे, मेरी ही रहे, इसके पास ना जाए। तो दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। ये जब नहीं छोड़ना चाहेगा तो ये कोर्ट जा सकता है, इसे मोचन का अधिकार है, और ये कहेगा भैया हमारा पैसा ले रहा है, पैसा ले लिया है, हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाह रहा, बंधक नहीं खत्म कर रहा। तो न्यायालय कहेगा छोड़ो, तो ये मोचन का अधिकार इसको मिल गया। अब ये व्यक्ति
जब पैसा नहीं देगा तो फिर इसको संपत्ति को बांध कर रखने का अधिकार है, क्योंकि जब आप पैसा नहीं दोगे तो संपत्ति कैसे छोड़ देंगे। तो संपत्ति को बांध के रखना, अपने कब्जे में रखना मतलब प्रोबंध का अधिकार, और संपत्ति को मुक्त कराना मतलब मोचन का अधिकार। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मोचन का अधिकार पर भी सवाल आ सकता है, वो भी बंधक से संबंधित है, और पुरोबंध का अधिकार पर भी सवाल आ सकता है। तो एक सवाल आपके ऐसे तैयार हो जाएगा।